हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के महासीरीज के पार्ट नंबर 13 में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 10 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट के 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना महासीरीज से आने वाला है। इसीलिए महासीरीज का क्लास को आप लोग को एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40% जो है ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्न को देखना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा दर्पण में जो है ना वास्तविक वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक वर्चुअल इमेज बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण में, या फिर उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है ना कौन सा दर्पण में बनता है, तो दोस्तों समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, समतल दर्पण में जो है ना जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों, ये आभासी प्रतिबिंब को जो है ना पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी कि कौन सा दर्पण में जो है ना वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन बी है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन सी है समतल और अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना इनमें से कोई भी दर्पण में नहीं बनता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, अगर समतल दर्पण को लिया जाए तो समतल दर्पण में जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं बनता है, यही आप लोग को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है ना कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में नहीं बनता। उत्तल दर्पण में जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनने का मतलब होता है कि कौन सा दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वही आप लोग को बताना है। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी को चेक करेंगे। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगर आप लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं ना, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पे भी इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर होना चाहिए। दो का जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि वस्तु, यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण में, या फिर उत्तल दर्पण में, या फिर समतल दर्पण में, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है ना उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को देखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है, चंद्रमा टिमटिमाते हैं, या फिर तारे टिमटिमाते, या फिर अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में जो है ना तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो यहाँ पे आवर्धन यानी कि एम सदा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवतल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब जो है ना आभासी यानी कि काल्पनिक होता है ना, तो मैग्निफिकेशन यानी कि जो आवर्धन होता है ना, ये हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि उत्तर लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन यानी कि एम क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना तो आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है ना ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न को देखना है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है, परितारिका या फिर पक्षमावी पेशियां, और ऑप्शन सी है पुतली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लेंस। तो दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल जो है ना परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न को देखना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है यानी कि नेत्रोत के अंतरपृष्ठ पर या फिर अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है ना कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया 4 सेंटीमीटर या फिर 2.3 सेंटीमीटर या फिर 3.2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 3.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, बड़ी या फिर सामान्य रहती है या फिर छोटी बन जाती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है ना तो पुतली कैसा बन जाता है, छोटी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन ए में आपको दे कॉर्निया या फिर परितारिका या फिर एरिस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, जब परितारिका के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है या फिर फोकस दूरी घट जाती है या फिर लेंस पतला हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में जो है ना फोकस दूरी क्या होता है कि बढ़ जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा या फिर मांसपेशियों के द्वारा या फिर कचाप द्रव के द्वारा या फिर सामान्य अस्थायियों के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये जो विद्युत सिग्नल होता है ना किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो दोस्तों दीर्घ तंत्रिका के द्वारा पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में आपको दे परितारी के द्वारा या फिर पक्षमावी पेशिया के द्वारा या फिर विद्युत लेंस के द्वारा या फिर कचाप द्रव के द्वारा। तो दोस्तों रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ना अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए में आपको दे कॉर्निया या फिर रेटिना या फिर परितारिका, और ऑप्शन डी है पुतली। तो दोस्तों यहाँ पे नेत्र का रंगीन जो है ना कौन भाग होता है, क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। ऑप्शन ए में आपका 10 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 60 वर्ष या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों 10 वर्ष, 25 वर्ष और ये 60 वर्ष, ये सभी उम्र के व्यक्ति जो है ना नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न को देखना है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के
अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4। तो देखिएगा मृत्यु के पश्चात जो है ना 4 से 6 घंटे के अंदर जो है ना नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, यानी कि नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, या फिर मधुमेह का रोगी, या फिर दमे का रोगी, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना बी और सी में क्या दिया हुआ है कि मधुमेह का रोग और दमे का रोग, ये दोनों व्यक्ति जो है ना नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना सॉरी कर सकता है। और कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो दोस्तों एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है ना और संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति जो है ना नेत्रदान नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया एड्स से पीड़ित व्यक्ति, या फिर दमे से पीड़ित, या फिर मधुमेह से पीड़ित, या फिर चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है ना तो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीला रंग, या फिर बैगनी रंग, और ऑप्शन सी है लाल रंग, या फिर पीला रंग। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं लाल रंग का प्रयोग जो है ना खतरे के सिग्नल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बिना छितराए जो है ना ये लाल रंग अत्यधिक दूरी आसानी से तय कर सकती है। इसीलिए जो है ना लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है ना वो कलर कौन है। ऑप्शन ए में आपको दे लाल, या फिर पीला, या फिर बैंगनी, या फिर नीला। तो दोस्तों विचलन का अर्थ होता है झुकाव। यहाँ पे सबसे अधिक जो है ना बैंगनी कलर का झुकाव क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और दोस्तों लाल कलर का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में, या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण में, या फिर ए और बी दोनों सही उत्तर है, या फिर सभी उत्तर गलत है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के भार उत्पाद के कुल भार के जो है ना बराबर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को उपयुक्त बनाने के लिए जो है ना ये सूत्रों को मातृभाषा में लिखना ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सी सूचना जो है ना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए में आपको दे प्रतिक्रिया के रंग, या फिर प्रतिफल के मूलों का अनुपात, या फिर अभिकारकों के सूत्र, या फिर अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सी सूचना जो है ना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा प्रतिफलों के मूलों का अनुपात ये जो है ना प्राप्त नहीं होती है। इनके अलावा प्रतिक्रिया के रंग, अभिकारकों के सूत्र, और अभिकारकों में मौजूद परमाणु ये जो है ना तीनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न को देखना है कि एलपीजी से गैस का रिसाव पता कैसे चलता है। ऑप्शन ए में आपका अमोनिया से, या फिर एथिल मार्केप्टन से, या फिर मीथेन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी एलपीजी गैस रिसाव होता है ना तो इसमें एक गंध आता है, और ये गंध जो है ना इथिल मार्केप्टन नाम के केमिकल का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaOH3, या फिर CaO, या फिर CaCO3, या फिर Ca। तो दोस्तों मार्बल जिसको कहते हैं, यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है ना CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी प्रश्न है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaBr, या फिर KClO3, या फिर KBr, या फिर AgBr। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो AgBr है ना
AgBr क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंटीबायोटिक का, या फिर एनाल्जेसिक का, या फिर एंटासिड का, या फिर एंटीसेप्टिक का। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, अपच का उपचार करने के लिए जो है ना एंटीसाइटिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेथिल ऑरेंज, या फिर हल्दी, या फिर लिटमस पत्र, या फिर लाल पत्ता गोभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, यहाँ पे जो मेथिल ऑरेंज है ना ये संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, या फिर लाइकन के पौधे से, या फिर मेहंदी के पौधे से, या फिर घास के पौधे से। तो दोस्तों लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, ये जो निकाला जाता है ना लाइकन के पौधे से निकाला जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है श्वासोच्छ्वास, या फिर श्वसन, या फिर निःश्वास, या फिर प्रश्वास। तो दोस्तों वह प्रोसेस जिसके माध्यम से मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेने की प्रोसेस को प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ने की प्रोसेस को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए में आपका ग्लूकोज का, या फिर एमिनो अम्ल का, या फिर वसा अम्ल का, या फिर सुक्रोज का। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है ना कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायवीय श्वसन से, या फिर अवायवीय श्वसन से, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि वायवीय प्रकार के श्वसन से जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि मछली का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए में आपको ट्रेकिया, या फिर गिल्स, और ऑप्शन सी है त्वचा, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो दोस्तों मछली का जो श्वसन अंग होता है ना गिल्स होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों तिलचट्टा जो होता है ना उसका जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है, और त्वचा जो है ना किसका श्वसन अंग होता है, केचुआ का होता है, और फेफड़ा जो होता है ना मनुष्य का श्वसन अंग होता है। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका रंध्र के द्वारा, या फिर जड़ के द्वारा, या फिर तना के द्वारा, और ऑप्शन डी है टहनी के द्वारा। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना स्टोमाटा जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में रंध्र करते हैं, इसी के द्वारा जो है ना पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको 2, या फिर 8, या फिर 10, और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों तिलचट्टा में जो है ना 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ऑप्शन ए में आपका सूखे बीज, या फिर अंकुरित बीज, या फिर उबला हुआ बीज, या फिर कुचले हुए बीज। तो दोस्तों श्वसन के अध्ययन के लिए जो है ना अंकुरित बीज होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बीज जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों श्वसन का जो अंतिम प्रोडक्ट होता है ना वो आपका क्या होता है, CO2 H2O तथा ऊर्जा होता है। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पौधों में श्वसन होता है जड़ में, या फिर पत्तियों में, या फिर तना में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों पौधों में जो श्वसन होता है ना जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में, यानी कि ये सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दिष्ट धारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है। और दोस्तों डायनेमो से जो है ना प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये दोनों धाराएं जो है ना प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के महासीरीज में काफी महत्वपूर्ण विज्ञान के ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण था।
चलिए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना आपके लिए स्पेशली SW क्वेश्चंस लिए लाए हुए हैं। इसका जवाब जो है ना इस वीडियो में बताना है कि किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता, एमीटर में या फिर वोल्टीमीटर में या फिर कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग इसी वीडियो में जो है ना फटाफट से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।